स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी फर्स्ट ईयर और सभी एक वर्षीय ट्रेड ठीक है के लिए जो नया पीडीएफ आया था निमी का, जिसमें 505 क्वेश्चंस थे, उसके हम लोग 12 पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग 13वां पार्ट यानी पार्ट 13 करेंगे। तो अगर आपने पिछले 12 पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, इसके बाद आप जाके चेकआउट कीजिएगा 12 पार्ट्स। आपको सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे ठीक है। सभी क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर प्रिपेयर किया गया है। ये मेंटेनिंग इफिशियंसी मॉड्यूल रहेगा, जिसमें पार्ट 13 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे एंड इस मॉड्यूल को भी हम लोग आज फिनिश कर देंगे ठीक है। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, जिस वजह से वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंड नहीं करती कभी भी। प्लीज़ लाइक बटन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रेस कीजिए। मीन्स आप एक ही बार प्रेस कीजिए, बट लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियोज़ पसंद आती हैं तो। एंड वीडियो के लास्ट में आपको एक जो बोनस क्वेश्चन रखते हैं आपके लिए वो भी रहेगा, तो उसका भी आप लोग आंसर ज़रूर कीजिएगा ठीक है। वो आपके प्रीवियस पार्ट से ही लिया गया क्वेश्चन है। आज हम लोग जो मॉड्यूल कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पे हैं उसको हम लोग एक बार नोटिफाई कर लेते हैं। इतना हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इसका भी एक पार्ट इसमें हो चुका है 10 क्वेश्चंस का। आज इसको हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे इस मॉड्यूल को। अब नीचे आपके जो क्वेश्चन बचेंगे, अप्रॉक्स आपके जो क्वेश्चन 174 या 176 के आसपास टोटल क्वेश्चन बचेंगे। इसके ऊपर के जो 505 थे उनमें से सिर्फ अब इतने बचेंगे, जिसको हम लोग आगे के पार्ट्स में जल्दी जल्दी कर लेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको इसीलिए 2 वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, एक सुबह एक शाम। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 13, जो कि आपका मेंटेनिंग इफिशियंसी मॉड्यूल से है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं इसका ठीक है, पार्ट 12 में। आज हम लोग 11वें क्वेश्चन से करेंगे। वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट आपका आता है तो एटलीस्ट हमें कुछ सजेशन या सुझाव या फीडबैक अगर आपका आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे की वीडियोज़ में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एफर्ट टेकन टू लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज हेल्प्स टू। देखिए आप लोग कई बार, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप लोग कहते हैं सर हिंदी इंग्लिश पीडीएफ चाहिए। तो इंग्लिश एंड हिंदी का अलग अलग पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे दे दिया है। चैनल का नाम है टेक स्टडी आईटीआई, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जैसे ये सारे मॉड्यूल खत्म होते हैं, आपको जो हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको स्क्रीन दिख रही, एक्चुअल इसी स्क्रीन को हम पूरा मर्ज करके आपको 505 क्वेश्चन कर देंगे। ये प्रॉमिस है मेरा ठीक है। आपको सारे आंसर्स भी इसी तरह से प्रॉपर दिखेंगे जैसे यहाँ दिख रहे हैं। बस आप लोग वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, द एफर्ट टेकन टू लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज हेल्प्स टू। नया कौशल और प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए किया गया प्रयास किस में आपकी मदद करेगा। ग्रो इन आवर प्रोफेशन यानी हमारे पेशे में बढ़ोतरी यानी बढ़ने में मदद करेगा हमारे प्रोफेशन में। बिकम अ यूनियन लीडर, संघ के नेता बन जाएंगे हम। बी अ क्लोज फ्रेंड या क्लोज टू पॉलिटिकल लीडर, हम राजनीतिक जो लोग होंगे उनके करीब रहेंगे। या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप नई स्किल और नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, उसमें कोई अपना एफर्ट लगाते हैं, तो आप अपने प्रोफेशन में ग्रो कर जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें, अगर आप फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन से काम कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ आईटीआई कर लिया, ये इतना पर्याप्त नहीं है। आगे आप काम को सीखिए एंड आपको अपने फील्ड का एक ऐसा पर्सन बनना चाहिए जिसके पास की नॉलेज आपके फील्ड में बहुत कम लोगों में आपकी गिनती हो, हाँ इनके पास बहुत नॉलेज है इस फील्ड का ठीक है। तो इस तरह से आपको एफर्ट करना चाहिए। अभी आप लोगों की एज बहुत कम है, आप लोग अगर अभी आईटीआई कर रहे हैं तो इसके आगे आपके पास पूरा बचा हुआ है सीखने का। आदमी लाइफ टाइम सीखता रहता है, तो आपको उस तरह से नई टेक्नोलॉजी नई स्किल सब कुछ सीखते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टीम वर्क हेल्प्स टू। जो टीम वर्क है, टीम वर्क मीन्स क्या होता है, इंडिविजुअल, हम अकेले बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। कोई भी अगर आपको एक कंपनी खड़ी करनी है, अगर एक बार को मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर अंबानी जी जो हमारे मुकेश अंबानी जी, अगर वो सोचते हैं हम पूरी रिलायंस को अकेले चलाएंगे, हम सैलरी क्यों दें, तो कभी वो चला पाते। उन्होंने टीम वर्क लिया, पूरी टीम क्रिएट की, टीम के बीच में फिर छोटी छोटी टीम बची, तब आज जाके वो इतना बड़ा ग्रुप बन पाया है। तो टीम वर्क किस में मदद करेगा, लर्न फ्रॉम पीयर्स यानी आप साथियों से सीखेंगे। कोलैबोरेट विद अदर एम्प्लॉय, अन्य कर्मचारियों के साथ आप सहयोग भी करेंगे। बी इफ़िशियंट एट वर्क, काम में आप कुशल बनेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो टीम वर्क इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प करता है ठीक है। जब एक टीम होती है उसमें कोई किसी चीज़ में एडवांस होता है, कोई किसी चीज़ में, एंड जब आप मिल के काम करते हैं सारा काम आपका बहुत परफेक्ट एंड बहुत सही तरीके से फिर होता है। और ईच एंड एवरी वन जो होते हैं, हर टीम के अपने साथी से कुछ ना कुछ नया सीखते भी हैं। अगला क्वेश्चन है 13, पोमोडोरो इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात भी करेंगे, हो सकता है इसकी वजह से वीडियो भी लंबा हो। तो जो पोमोडोरो टेक्निक है, इस टेक्निक में क्या होता है, जो पोमोडोरो टेक्निक है बेसिकली एक टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है। एंड आप लोग अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आपके लिए बहुत काम आने वाली है। कैसे आने वाली है, देखिए इटालियन वर्ड है पहले तो ठीक है।
इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी अगर हम काम करने जा रहे हैं तो उसे हमें 4 पार्ट में टोटल बांट लेना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप स्टडी करने बैठते हैं तो आप स्टडी को अपने 4 पार्ट में बांटिए कि आप 30 मिनट का करके 30 मिनट एंड 30 मिनट, ठीक है। इस तरह से आप 4 पार्ट में स्टडी करेंगे। इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट जो 30 मिनट है इसमें आप 25 मिनट स्टडी करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर से आप 25 मिनट स्टडी करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, अगेन आप यही रिपीट करेंगे। एंड जब आप चौथी साइकिल पूरी कर लेंगे, ठीक है, आपका 4 बार 30 मिनट का साइकिल, 25 पढ़ाई 5 ब्रेक, 25 पढ़ाई 5 ब्रेक पूरा हो गया, तो आप एक लंबा ब्रेक लेंगे लगभग 15 से 20 मिनट का, ठीक है। ये आपकी होती है पोमोडोरो टेक्निक, जो कि एक इटालियन कह सकते हैं साइंटिस्ट या एक इटालियन पर्सन ने इनको इन्वेंट किया था। एंड इसको उन्होंने टोमेटो शेप के टाइमर में दिया था। इसीलिए क्यों दिया था, क्योंकि जो इटली में पोमोडोरो है, पोमोडोरो मीन्स होता है टोमेटो, उसके बेसिस पे टेक्निक ईजाद की गई थी। एंड आप लोग भी इसको ट्राई कर देते हैं, बहुत ही इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है। स्पेशली आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें ये बहुत कारगर साबित होती है। जब आप एक साथ बैठ कर लंबा टाइम काम करते हैं तो आप बोर होते हैं एंड आपकी इफिशियंसी कम होती है। बट इस तरह से छोटा छोटा ब्रेक लेके आप टाइम करते हैं, जब करते हैं काम, तो आप काम को एंजॉय भी करते हैं एंड आपकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस हो जाती है। तो ये है पोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली किसकी टेक्निक है ये, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन की टेक्निक है। तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार अपनी स्टडी पे अप्लाई करके देखिएगा, शायद आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, पोमोडोरो इज़ द इटालियन वर्ड फॉर। पोमोडोरो एक इटालियन शब्द है, किस चीज़ से रिलेटेड, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल या ओनियन। तो राइट आंसर यहाँ पे टोमेटो। एक्चुअल में इन्होंने जो इसको ईजाद किया था, जैसे आपका टमाटर का एक शेप होता है ना, इस टाइप का टमाटो का शेप था एंड इस पर इन्होंने टाइमर शेप में बनाया था, ठीक है। 25 मिनट काम करेंगे, फिर 5 मिनट रेस्ट, फिर काम, और ये 4 साइकिल में पूरा क्या होता था, पार्ट डिवाइड होके घूम के एक साइकिल पूरा होता था। फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक होता था, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टास्क अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन पर्सनल ग्रोथ। एक पर्सनल ग्रोथ मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत विकास में कितने चरण होते हैं। तो व्यक्तिगत विकास देखिए कई तरीके का होता है, फिजिकल भी हो सकता है, मतलब सोशल भी हो सकता है एंड आपका फिर इमोशनल भी हो सकता है। कई तरह के डेवलपमेंट होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ बात करें टोटल आपकी 5 स्टेजेज होती हैं पर्सनल ग्रोथ की। कितनी होती हैं, टोटल 5 स्टेजेज होती हैं किसी भी व्यक्तिगत विकास में। वो क्या क्या होती हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ आ गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्स फॉर अ बेटर फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेट इज। अब यहाँ पे यही है आपकी 5 स्टेजेस, देख लीजिएगा। बेहतर आपका शारीरिक जो फिजिकल आपकी हेल्थ हो, जो भी हो, भावनात्मक, ठीक, इमोशनली आप जो है एक स्टेट होती है, बौद्धिक आपका जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट जो आपका, वो सामाजिक मतलब सोसाइटी में भी आपकी एक इमेज एंड वो डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड फाइनेंशियल यानी वित्तीय तरीके से, पैसे एंड इन सब चीज़ों से फ्रीडम आपकी होनी चाहिए। तो ये 5 स्टेट होते हैं एक्चुअली किसी भी किसके, पर्सनल ग्रोथ के, ठीक है। पर्सनली हमें अपनी फिजिक, अपने इमोशनल्स, इंटेलेक्चुअल यानी अपना बौद्धिक विकास, सोशल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, इनमें हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसे हम कहते हैं पर्सनल ग्रोथ किसी की हो रही है। सिर्फ अगर इनमें से कोई बढ़ाता है, बाकी चीज़ें उसकी ख़राब होती हैं, तो उसे हम बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, पर्सनल ग्रोथ। एंड जो 5 स्टेजेस थी वो यही हैं, ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल, ठीक। सिर्फ रटिए मत, चीज़ों को समझेंगे तो और आसान रहेगा, आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो दे नीड टू। जैसे जैसे संगठन बढ़ते हैं उन्हें किसकी आवश्यकता होगी, बिकम सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। मौजूदा तकनीकों से संतुष्ट हो जाएं तो फिर वो आगे बढ़ना उनका रुक जाएगा। अगर आप सेटिस्फाई हो गए किसी चीज़ को पाके तो आपकी ग्रोथ वहीं पे क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। स्टे अपडेटेड विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी। बदलती तकनीकों से क्या करना होगा, उन्हें अपडेट रहना होगा। यूज मैनुअली ऑपरेटेड टेक्नोलॉजी। मैनुअल रूप से संचालित तकनीक का प्रयोग करें। आजकल के ऑटोमेटिक टाइम में आप अगर मैनुअल पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप वहीं रह जाएंगे, ठीक है। नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है, जैसे जैसे आपका संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, आपको टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही उनके साथ आपको अपडेटेड रहना होगा, ठीक है। जैसे आज के टाइम में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो एंड वो कहे कि नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्मार्टफोन नहीं यूज़ करेगा, सिर्फ सभी के पास छोटे वाले फ़ोन होंगे, कीपैड वाले, तो आपको लगता है क्या उसकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी?
या अभी आपको फिर से वो दे दिया जाए तो आप क्या होंगे, टाइम के साथ आप अपडेट नहीं हुए, आप बहुत लोगों से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली इंटरनेट एक ऐसा हमारे लिए वो वरदान है, अगर उसका हम सही यूटिलाइज़ करें तो स्मार्टफोन से आप स्टडी भी कर सकते हैं, आप गेम खेल के फालतू के वीडियोज़ देख के टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो भी होती है उसके यूज एंड उसके नुकसान दोनों होते हैं, उसका लाभ नुकसान दोनों होता है। आप क्या चूज करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है 18, एज टेक्नोलॉजी चेंजेज ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है, संगठनों को क्या करना चाहिए? बाई हाई एंड मशीनरी खरीदनी चाहिए। ट्रेन एम्प्लॉयज़ पीरियडिकली, कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षित करना चाहिए। कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए, या ऊपर के सभी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी उन्हें जब आप मतलब अपने यहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, आप उनको अपने यहाँ अपग्रेड करेंगे, तो आपको हाई एंड मशीनरी भी खरीदनी होगी। उसके लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेंड भी करना होगा, उन्हें सेफ्टी भी उसकी बतानी होगी। यानी यहाँ पे सही क्या है आपका? ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है 19, आइडेंटिफाई व्हिच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस पीपल मैनेजमेंट, पहचाने जो एक अच्छा अभ्यास नहीं है। पीपल मैनेजमेंट होता है मतलब लोगों का प्रबंधन, ठीक है, आदमियों का प्रबंधन, इस टाइप का आप कह सकते हैं। मनी मैनेजमेंट मतलब पैसे का प्रबंधन। तो यहाँ पे गुड प्रैक्टिस कौन सी नहीं है? इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, जो व्यवसाय का विकास है उसमें कर्मचारियों को आप शामिल करिए। गिविंग मेमो फॉर एवरी मिस्टेक, हर एक गलती के लिए आप मेमो दे दीजिए। मेमो मतलब होता है आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा, आपने ये गलती की थी एंड इस पे आप जवाब दीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सी है कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के साथ आपका अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, संचार होना चाहिए। या ऑफरिंग एम्प्लॉय लीव, कर्मचारी को छुट्टी की पेशकश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों आपके होने हैं, पीपल मैनेजमेंट पे आपको करने होंगे। बट अगर आप हर गलती के लिए जो है मेमो देंगे तो आपका जो पीपल मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं है एंड वो आप नहीं कर पाएंगे फिर अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 होता है, वंस द प्रॉब्लम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड वी नीड टू ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपलर एलिमेंट्स बिकॉज वी कैन स्पेस द सॉल्यूशंस। जब समस्या की पहचान हो जाती है हमें उन्हें सरल तत्वों में पहले तो विभाजित करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम समाधान क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए अभी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, कोई भी जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर उन्हें आप क्या करते हैं? सिंपलर एलिमेंट में ब्रेक करते हैं एंड एक एक जो एलिमेंट्स हैं उसका आप क्या खोजते हैं? सॉल्यूशन। तो उन सॉल्यूशंस को आपको क्या करना होगा? पहचानना होगा। जैसे आपने समस्या पहचानी, अब ऐसे सॉल्यूशन पहचानिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए तो समस्या का समाधान हो गया। यानी चेंज द सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस, क्रिटिसाइज या रिमूव। तो यहाँ क्या आएगा? आइडेंटिफाई यानी पहचानना, ठीक। अगला क्वेश्चन है 21, फिलिंग आउट अ फॉर्म बाय आंसरिंग क्वेश्चंस इज अ पार्ट ऑफ, प्रश्नों के उत्तर देकर एक फॉर्म भरना किसका हिस्सा है? अकाउंटिंग यानी लेखांकन का, कॉस्टिंग यानी लागत का, एग्जाम यानी परीक्षा का, या क्वेश्चनायर सर्वे एक प्रश्नावली सर्वेक्षण का। तो देखिए जो सर्वे होता है उसमें आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस, आपके पर्सनल कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड, कुछ और चीज़ों से रिलेटेड आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वेश्चनायर सर्वे। कई बार आपने ऑनलाइन भी देखा होगा कुछ सर्वे ऑटोमेटिक आ जाता है, फ्लिपकार्ट या यूट्यूब कुछ भी ओपन करते हैं तो पूछ लिया जाता है आप कितने सेटिस्फाइड हैं और आपका क्या सजेशन है इस टाइप का, एंड आप उसका आंसर करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्वेश्चनायर सर्वे एक प्रश्नावली सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 है, द चैलेंजेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स आर स्पेस एनी अदर वर्कर्स, जो प्रवासी कामगार हैं, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर हैं, के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं वो किसी भी अन्य श्रमिक से क्या होती हैं? ज़्यादा या कम? मच मोर देन यानी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, सेम एज समान होती हैं, नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज उतना महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो यहाँ पे सच्चाई ये है जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंज फेस करते हैं वो किसी नॉर्मल श्रमिक से बहुत ज़्यादा होती हैं। सपोज करिए आप अभी यहाँ से आप अपने आसपास रह रहे हो एंड आप यहाँ से मुंबई चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ, या आप दूसरे देश में चले जाएँ, ठीक है, उस केस में क्या होगा? आपको वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बजाय वहाँ के जो लोकल हैं। अगला क्वेश्चन है 23, वन ऑफ द की रीजन्स आइडेंटिफाइड एज अफेक्टिंग माइग्रेंट लेबरर्स मोस्ट इज, प्रवासी मजदूरों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक क्या है? लैक ऑफ लिटरेसी यानी साक्षरता की कमी, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें,
लेजीनेस यानी आलस, या फॉर्मिंग ग्रुप्स यानी समूह बनाना। तो जो सबसे ज़्यादा किसी प्रवासी मजदूर को कहीं बाहर परेशान करती है वो होती है लैक ऑफ लिटरेसी यानी साक्षरता की कमी। अगर वो लिटरेट नहीं है, साक्षर नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स या समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पेस टू प्रोवाइड वाटर, पावर एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज़ टू द वर्क फोर्स। कार्यबल को पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना किसका उत्तरदायित्व है? गवर्नमेंट यानी सरकार का, एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी का, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का, या नन ऑफ द अबव यानी इनमें से किसी का नहीं। तो राइट आंसर क्या है? वर्क फोर्स। आपको जो वर्क फोर्स होगी, मैनेजमेंट उसको बेसिक फैसिलिटी जितनी है, वाटर, पावर एंड बेसिक फैसिलिटी जो भी होती है, ठीक है, उनके लंच का, कैंटीन या जो भी है, वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 25, व्हेन वर्कर्स आर माइग्रेटिंग कंपनीज शुड कंडक्ट। जब श्रमिक पलायन कर रहे हों तो कंपनियों को कंडक्ट करना चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ से 10-15 एम्प्लॉय डेली अगर काम छोड़ना शुरू कर रहे हैं, तो किसी कंपनी को क्या करना चाहिए? वहाँ पे ए फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम, एक औपचारिक प्रेरण कार्यक्रम रखना चाहिए। अ सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम रखना चाहिए। अ कल्चरल प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखना चाहिए। या एन इनफॉर्मल मीटिंग, एक अनौपचारिक मीटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एक फॉर्मल प्रॉपर ऑफिशियल जो होती इंडक्शन प्रोग्राम रखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे प्रॉपर लेना चाहिए उनकी राय कि वो क्यों पलायन कर रहे हैं। उस पर अगर आप अमल करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे रुक सकती हैं किसी भी कंपनी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्पेस इज हेल्पफुल फॉर कलेक्टिंग एम्प्लॉयज़ फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग देम। इसमें से क्या है जो कर्मचारी की प्रतिक्रिया एकत्र करने और उन्हें समझने में सहायक है? एम्प्लॉयर सर्वे यानी नियोक्ता का सर्वेक्षण, एम्प्लॉय सर्वे यानी कर्मचारी का सर्वेक्षण, प्रोडक्ट सर्वे उत्पाद का सर्वेक्षण, या प्रोसेस सर्वे यानी जो प्रक्रिया है उसका सर्वेक्षण। तो यहाँ पे राइट आंसर है एम्प्लॉय सर्वे। अगर आपको कर्मचारी की प्रतिक्रिया एकत्र करनी है तो आप किसका सर्वे करेंगे? एम्प्लॉय सर्वे करेंगे, यानी कर्मचारी का सर्वे करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इज अ सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी, इट इज़ काज्ड बाई वेस्ट ऑफ स्पेस। उत्पादकता की कमी किसी भी समाज के लिए क्या है? एक गंभीर थ्रेट यानी खतरा है, या किसके कारण होता है? क्या चीज़ आप वेस्ट करेंगे तो ये होगा? समय यानी टाइम का वेस्ट करेंगे, रिसोर्सेस यानी साधन का वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का वेस्ट करेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तब भी होगी, रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे तब भी होगी, इन्वेस्टमेंट वेस्ट करेंगे तब भी होगी। यानी ऊपर के सभी आंसर यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। इन सब के वेस्ट से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी घटेगी, एंड ये किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। अगर उस सोसाइटी का, उस देश का, उस राज्य का अगर प्रोडक्टिविटी घट रहा है तो वो सबसे बड़ा खतरा है आने वाले टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन अ कंपनी इज नॉट प्रोडक्टिव इट हैज़ अ स्पेस इफेक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉय एंड सोसाइटी। जब कोई कंपनी उत्पादक नहीं होती, प्रोडक्टिविटी उसकी क्या होती है? प्रोडक्टिव नहीं होती है, तो इसका उसके कर्मचारियों और समाज पर कैसा असर पड़ेगा? नेगेटिव यानी नकारात्मक, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, न्यूट्रल यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तटस्थ, या मॉडरेट यानी संतुलित फर्क पड़ेगा। तो कैसा फ़र्क पड़ेगा? अगर उत्पादक नहीं है तो नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि जब वो प्रोडक्टिव नहीं है तो उसके पास इनकम्स नहीं आएंगी। जब इनकम नहीं आएगी तो किसी भी वर्कर को सैलरी या किसी सोसाइटी में कोई अच्छा काम वो कंपनी नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी कंपनी क्रिएट। किसी भी कंपनी का जो एक गैर जिम्मेदार कर्मचारी होगा वो क्या करेगा, क्या बनाएगा? लॉस टू द कंपनी, कंपनी को नुकसान करेगा। अफेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को भी प्रभावित करेगा। वेस्ट रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनको वेस्ट करेगा, ठीक है, ख़राब करेगा। ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो अगर एक इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई है तो वो तीनों चीज़ें करेगा। कंपनी को भी नुकसान पहुंचाएगा, अपने वो गलतियों की वजह से इन्वायरमेंट को भी हार्म करेगा, क्योंकि वो सही काम नहीं करेगा तो हो सकता है इक्विपमेंट्स कुछ इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाएं अपने एमिशन वगैरह से। एंड रिसोर्सेज को भी वेस्ट करेगा, क्योंकि वो काम के प्रति लापरवाह है, इसलिए वो चीज़ों को भी वेस्ट जरूर करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू। कम उत्पादकता किसकी ओर ले जाएगी? लो एम्प्लॉयमेंट की तरफ, यानी कम रोजगार मिलेगा। लो इन्वेस्टमेंट, कम निवेश आएगा। लो सेविंग, कम बचत होगी, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर प्रोडक्टिविटी लो होगी तो क्या होगा? ये तीनों चीज़ें होंगी
यानी राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। 31 नंबर क्वेश्चन है, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज अ स्पेस प्रोसेस। उत्पादकता को बनाए रखना और सुधारना एक कैसी प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है ये? क्विक यानी झटपट तुरंत होने वाला, टेम्पररी यानी अस्थायी, कंटिन्यूअस यानी निरंतर होने वाला है, या वन टाइम यानी एक बार होने वाला है। तो जो मेंटेन करना एंड इम्प्रूव करना आपको प्रोडक्टिविटी, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने 31 जुलाई आज आपने प्रोडक्टिविटी अच्छी कर ली, अब आप 1 अगस्त से सोइए आराम से, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना होगा, मेंटेन रखना होगा, सस्टेन करना होगा, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे, तभी आप अपने कंपटीटर से लड़ पाएंगे एंड तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, कंपनी को ग्रो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 32, इफिशिएंट प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स इंश्योर। कुशल उत्पादकता सुधार तकनीकें सुनिश्चित करती हैं, क्या सुनिश्चित करती हैं? इंडिविजुअल्स ग्रोथ यानी व्यक्ति की वृद्धि होगी, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ यानी संगठन की भी वृद्धि यानी तरक्की होगी, बोथ एंड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस यानी एक व्यक्ति की और संगठन दोनों की तरक्की या विकास होगा, या ग्रोथ नन, किसी का विकास नहीं होगा। तो अगर इफ़िशिएंट प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक चल रही हैं, ठीक है, तो ये इंश्योर करेगी कि इंडिविजुअल का एंड संगठन का दोनों का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कर्स हु फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। उत्पादकता सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाले श्रमिकों की विशेषताएं क्या होती हैं? वो टीम वर्क में करेंगे काम, विज़न उनका अपना एक नज़रिया होगा काम करने का, गोल उनके लक्ष्य होंगे अपने काम को पूरा करने के, या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो जो एक इफ़िशिएंट आपका वर्कर होगा, जो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्कर्स हु फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, एक ऐसा वर्कर, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पे फोकस करेगा हमेशा, वो इन तीनों क्वालिटीज़, तीनों कैरेक्टरिस्टिक उसमें होंगे, ठीक है, विशेषताएं होंगी। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी इज द स्पेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स। उत्पादकता उत्पादन प्रणालियों का है, क्या है? मेजरमेंट है, इफिशियंसी है, बोथ मेजरमेंट एंड इफिशियंसी यानी माप और दक्षता दोनों है, या नन ऑफ द अबव। तो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन सिस्टम का मेजरमेंट भी है, इफिशियंसी भी है, राइट आंसर है बोथ मेजरमेंट एंड इफिशियंसी, ठीक है। ये हो गए 34 क्वेश्चंस। अब आता है आपका बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अ स्पेस डिस्क्राइब्स व्हाट अ कंपनी डिजायर्स टू अचीव इन द लॉन्ग रन। एक वर्णन करता है कि एक कंपनी लंबे समय में क्या हासिल करना चाहती है। एथिकल प्रैक्टिस यानी नैतिक अभ्यास, मार्केटिंग स्ट्रेटजी यानी विपणन रणनीति, बिजनेस स्ट्रेटजी यानी व्यापार की रणनीति, या विजन स्टेटमेंट यानी लक्ष्यों का विवरण। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा एंड साथ में जो भी सही होगा उसको लिखिएगा भी ऑप्शंस के साथ साथ, ठीक। वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी स्टडी जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।